स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री की पूजा। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक सुपर क्विक वन शॉट रिवीजन ऑन बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये वीडियो सीरीज सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट का रिवीजन नहीं है। पार्ट 1 में पूरा थ्योरी एंड नेक्स्ट पार्ट में हम ढेर सारे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं कि ऐसा यूनिट क्या होता है। उसके बाद में ढेर सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हम स्टडी करेंगे, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, देन गैसियस वॉल्यूम, एवोगैड्रोस लॉ। इसके बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मोलर मास। बहुत सारे बच्चों के मुझे डीएम आते हैं कि मैम द बेसिक कंसेप्ट बिटवीन एटॉमिक मास एंड मोलर मास या डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड मोलर मास होता क्या है। तो ये भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। उसके बाद में आता है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ना कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना बच्चों, क्योंकि लास्ट में मैंने एक क्विक समरी, एक क्विक रिवीजन फॉर्मूला शीट मैंने ऐड किया है, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना। और हाँ, ये फॉर्मूला शीट अगर आप एग्जाम के सिर्फ 5 मिनट पहले भी रिवाइज करोगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट विद द टॉपिक। केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर, राइट। केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों? केमिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ मैटर और उसका ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग से लेके मोबाइल बनाने तक सब केमिस्ट्री है। हमेशा याद रखो, नेचर ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है? नेचर ऑफ केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल प्लस थ्योरेटिकल साइंस, राइट। एक्सपेरिमेंटल भी होता है एंड थ्योरेटिकल साइंस होता है। मतलब ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लेनेशन दोनों के दोनों जरूरी है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज मैंने एग्जांपल लिया है आइस का। आइस क्या होता है? आइस मेल्ट होता है, राइट। ये क्या है? ये ऑब्जर्वेशन है। पर आइस मेल्ट क्यों होता है बच्चों? ये क्या होगा? ये एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री देगा, राइट। ये एक्सप्लेनेशन कौन देने वाला है? केमिस्ट्री देगा, राइट। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री। सो लेट अस प्रोसीड अहेड। अभी हमें ये जानना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहला ब्रांच होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? The branch of chemistry which is dealing with study of organic compounds, or basically I can say it is the study of carbon compounds. Okay, study of carbon compounds which are earlier the definition of organic compound क्या था कि जो नेचर से या जो ऑर्गेनिक सोर्स से जो डिराइव हुआ है उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। बट लेटर ऑन इट इज रिवाइज नाउ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि कार्बन एलिमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। द सेकेंड ब्रांच इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी वर्डिंग से ही मुझे पता चल रहा है इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा बच्चों? स्टडी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑर्गेनिक। नॉट ऑर्गेनिक मतलब कौन से और कंपाउंड्स हो सकते हैं? मिनरल्स हो सकता है या तो मेटल्स के बारे में जो भी मैं स्टडी करूं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक ब्रांच में आएंगे। सो बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? कोई भी आपको चैप्टर ले लो फ्रॉम द टॉपिक पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल का जो भी हम स्टडी करते हैं वो सारे के सारे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ठीक है। द थर्ड इंपॉर्टेंट ब्रांच इज फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। द थर्ड इंपॉर्टेंट ब्रांच इज व्हाट? फिजिकल केमिस्ट्री। अभी द वर्ड इटसेल्फ इज फिजिकल, तो हमेशा याद रखो फिजिकल में अगर मैं डिवाइड करूं तो इट इज व्हाट? फिजिक्स। ओके, सो बेसिकली फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे रिपीट होते दिखेंगे। तो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर अंडरलाइनिंग केमिस्ट्री, राइट। जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या अगर मुझे एटम्स के बारे में स्टडी करना है या मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है, जैसे कि एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे कि आपके सिलेबस में है थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो जिसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं उसी को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। सो देयर इज वन मोर ब्रांच बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बच्चों ढेर सारे आप प्यूरिफिकेशन मेथड, सेपरेशन मेथड, फिल्टरेशन मेथड, सो बेसिकली टेस्टिंग आप करोगे। जैसे कि ब्लड सैंपल या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो हम करते हैं ना, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है। तो ये बेसिकली टेस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सो दीज आर द 4 मेजर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बट इसके अलावा और भी ढेर सारे ब्रांचेस है बच्चों, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, या और मैं ले सकती हूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ऑल आर डिफरेंट सब ब्रांचेस दैट वी कैन स्टडी इन द एंटायर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। बट आपको आपके सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा हम फोकस करने वाले हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री।
एंड ये जो चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं हम लोग, जहां पे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इट विल बी कमिंग अंडर व्हाट, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ढेर सारे प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मैटर। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मैटर, राइट। एंड मैटर क्या होता है बच्चों, मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग, ओके, एनीथिंग दैट occupies space, right? Anything that occupies space is nothing but, it is nothing but matter, and which has mass also, right? Space occupy करेगा तो definitely it has mass, right? So आगे हमें ये देखना है कि मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देखते हैं कि हाउ वी कैन क्लासिफाई मैटर। ओके, सो अगर मुझे मैटर को क्लासिफाई करना है बच्चों, तो इट इज वेरी सिंपल। सबसे फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। द फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। ठीक है, एक तो प्योर सब्सटेंस होगा और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस ऑल्सो इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। पहला है कंपाउंड्स, जो कि ऑलरेडी हमने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया है कंपाउंड्स के बारे में, और दूसरा है एलिमेंट्स। ठीक है, एंड अगर मैं मिक्सचर्स की बात करूं तो मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है होमोजीनियस मिक्सचर, ओके, और दूसरा होता है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। तो फिलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि मैटर इट इज क्लासिफाइड इनटू two important class. The first one is pure substance and the second one is mixture. और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं एक क्विक रिवीजन लेने वाली हूँ एंड पूरा समरी या आपको एक फॉर्मूला शीट में शेयर करूंगी, तो एंड तक जरूर देखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा प्योर सब्सटेंसेस दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स, राइट। तो अभी कंपाउंड्स क्या होता है बच्चों, कंपाउंड्स आर नथिंग बट दे आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया NaCl, तो NaCl को तो हम ब्रेक कर सकते हैं, राइट, NaNCl में। तो NaCl क्या है, NaCl इज अ कंपाउंड। H2O इज व्हाट, H2O इज आल्सो अ कंपाउंड, राइट। सेम वे एलिमेंट्स क्या होता है बच्चों, दीज आर द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस है बट आगे से हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है एलिमेंट्स का, द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, एनीथिंग, एनी एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, राइट। द नेक्स्ट वन इज नाउ टॉकिंग अबाउट मिक्सचर्स। अभी द वर्ड मिक्सचर्स इटसेल्फ इट सेज दैट दो या ज्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली अगर हमने मिक्स कर दिया, उसी को हम कहते हैं मिक्सचर, राइट। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर है तो दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है बच्चों, होमो इज व्हाट, एनीथिंग रिलेटेड टू सेम। होमो क्या होता है, इट इज समथिंग सेम या यूनिफॉर्म हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड हेट्रोजीनियस क्या होता है, विच इज नॉट सेम, विच इज नॉन यूनिफॉर्म। अभी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ होमोजीनियस के लिए। सपोज यहाँ पे होमोजीनियस में सपोज मैंने लिया है, ठीक है, एक मैंने ग्लास लिया है, ये ग्लास में मैंने वाटर लिया है एंड वाटर में मैंने क्या ऐड किया है, मैंने ऐड किया है सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट इन वाटर। अभी इसका मतलब क्या होने वाला है, ये सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, राइट। अभी ये ग्लास में से अगर मैंने 1 स्पून यहां से निकाला तो इसका टेस्ट क्या होने वाला है, सॉल्टी वाटर ही रहेगा। यहां से मैंने निकाला या मैं 2 चम्मच निकालू, 3 चम्मच निकालू, टेस्ट तो मुझे सेम ही मिलने वाला है, राइट। और टेस्ट क्यों सेम मिल रहा है बच्चों, क्योंकि सॉल्ट यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हुआ है वाटर में। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं होमोजीनियस फेस या होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें ये सारे के सारे फेस एक ही फॉर्म में हो। ठीक है, हेट्रोजीनियस में क्या होता है बच्चों, अगर मैंने लिया है एक एग्जांपल, सपोज मैंने लिया है सैंड प्लस सीमेंट। ठीक है, ये दोनों मैंने एड अप कर दिया, सैंड और सीमेंट को, तो यहाँ पे मुझे होमोजीनियस या मुझे यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगा क्या, नहीं। इसमें मैं इजीली मैं सेपरेट आउट कर सकती हूँ सैंड को और सीमेंट को। ऑफकोर्स थोड़ा मुश्किल होगा बट आई कैन सेपरेट आउट, राइट। यहाँ पे एक बार मैंने सॉल्ट को पानी में मैंने मिक्स कर दिया, क्या मैं उसे सेपरेट कर सकती हूँ, नहीं। तो ऐसा मिक्सचर जो सेपरेट हो सकता है उसी को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस, एंड जो नहीं होता है, जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, उसे हम कहेंगे होमोजीनियस। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक आई एम गोइंग टू शेयर स्पेशली फॉर योर सीईटी एग्जाम और जेईई। हमेशा याद रखो बच्चों, अगर सॉलिड एंड सॉलिड का मिक्सचर है, ठीक है, सॉलिड और सॉलिड जैसे कि सैंड और सीमेंट, तो ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर लिक्विड एंड लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है, लिक्विड एंड लिक्विड है, तो या तो ये होमो होगा, होमोजीनियस। कब होगा होमोजीनियस वो भी बताती हूं मैं। ठीक है, या तो ये होगा हेट्रोजीनियस। ठीक है, अभी होमोजीनियस कब होने वाला है बच्चों, सपोज मैंने लिया है
वाटर इन अ ग्लास, ठीक है, एंड इसमें मैंने ऐड किया है अल्कोहल, ठीक है, वाटर प्लस अल्कोहल। अभी हमें पता है कि वाटर एंड अल्कोहल, अल्कोहल इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट? तो ये पूरा जो सोल्यूशन मिलेगा ग्लास में, तो ये कौन सा सोल्यूशन है बच्चों? ये है होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि अल्कोहल एंड वाटर ये पूरी तरह सोल्यूबल है, और सोल्यूबल जब भी हम लिक्विड के लिए हम सोल्यूबल वर्ड यूज करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सोल्यूबल हम वर्ड यूज करते हैं मिसेबल। मिसेबल का मतलब होता है सोल्यूबल या मिक्स होना, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने लिया है, सपोज मैंने लिया है वाटर, और ये वाटर में मैंने ऑयल या तो मैंने केरोसिन डाल दिया, तो क्या दिखता है हमें? डेफिनेटली ये मिक्स तो नहीं होगा, तो एक लेयर दिखता है मुझे, राइट? ऑयल ऊपर मुझे वहां पे फ्लोट करते हुए दिखेगा, राइट? तो ये क्या होगा? ये इमिसिबल है, क्योंकि ये पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुआ है बच्चों। तो डिसॉल्व नहीं हुआ मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, राइट? सो मिसिबल है तो ये क्या होगा? होमोजीनियस, एंड इमिसिबल है तो ये होगा हेट्रोजीनियस। क्लियर? तो लिक्विड एंड लिक्विड के लिए ये दो कंडीशंस रहेंगे। लास्ट में है बच्चों गैस प्लस गैस, ठीक है। तो दो अगर गैसियस मिक्सचर्स है, ठीक है, तो ये क्या होने वाला है? ये हमेशा होमोजीनियस ही रहेगा, ठीक है, हमेशा ये होमोजीनियस। अगर एग्जांपल मुझे लेना है, बेस्ट एग्जांपल है हमारा एयर, राइट? एयर में ढेर सारे गैसेस है, इजंट इट? देयर आर नो डिफरेंट या अनयूनिफॉर्म नहीं है वहां पे, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज बेसिकली व्हाट? इट इज बेसिकली यूनिफॉर्म। तो सारे के सारे सेम फेज में है, ओके। तो ये पूरा का कंसेप्ट इट इज रिलेटेड टू मिक्सचर्स। आगे और एक हम लोग यहाँ पे कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया। आगे देखते हैं कि एलिमेंट्स को भी आगे जाके हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये भी हमने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया है कि एलिमेंट्स दे कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, राइट? एक तो होते हैं मेटल्स, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा क्या होता है बच्चों? मेटलॉइड्स। तो चलो फटाफट हम अभी रिवाइज करते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले तो मेटल क्या होता है? सब्सटेंस विच हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे मेटल्स, तो सबसे पहले कौन से प्रॉपर्टीज है मेटल्स के पास में? मेटल्स क्या होता है? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यस और नो? मेटल्स हमेशा याद रखो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है बच्चों? इट इज लस्ट्रस। थर्ड क्या होता है? दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, सॉरी, द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? दे आर डक्टाइल, एंड देन द लास्ट वन इज व्हाट? दे आर malleable, ठीक है, they are what? malleable, they can be drawn in sheets and wires। अगेन ये हमने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिया, ये सिर्फ रिवाइज करा रही हूं मैं, ठीक है। Now the next one is non-metals. So non-metals यहीं पे लिख दूंगी, non-metals के लिए opposite होगा, right? तो सबसे पहले अगर मेटल पॉजिटिव है तो नॉन मेटल क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, एंड सेम बेसिक कंसेप्ट पे आगे के चैप्टर डिपेंडेंट है। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, राइट? ये अगर लश्चर है तो यहाँ पे दिस विल बी व्हाट? इट विल बी नॉन लश्चरस, ओके। Then metal अगर कंडक्ट करता है heat and electricity, so it does not conduct heat and electricity. These are ductile and malleable, so these are non-ductile and non-malleable. Clear? Talking about now metalloids. So metalloids का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसकी properties it is between the metal and the non-metal, ठीक है? So elements which have the properties in between metal एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले सकती हूँ, आर्सेनिक है, ठीक है, आर्सेनिक इज मेटलॉइड। फिर जर्मेनियम है, जर्मेनियम भी मेटलॉइड है, ठीक है। ऑल दीज आर व्हाट? द एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड। सिलिकॉन है। अगर मुझे मेटल एंड नॉन मेटल के एग्जाम्पल देने हैं तो मेटल तो ढेर सारे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मेटल्स है वो सारे के सारे क्या है? मेटल्स है, राइट? जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। नॉन मेटल्स कहां पे होते हैं? राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो कौन से होंगे नॉन मेटल्स? आयोडीन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन है। तो ऑल दीज आर नॉन मेटल्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मिक्सचर्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आगे देखते हैं अगेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? सो स्टेट्स ऑफ मैटर अगर मुझे जानना है तो अगेन लोअर स्टैंडर्ड में हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर स्टडी किए हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, फिर दूसरा है लिक्विड, और तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है गैस, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, सॉलिड टू लिक्विड करना है, लिक्विड टू गैस करना है, तो इज इट पॉसिबल? यस, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। अगर सॉलिड को सपोज मैंने यहाँ पे लिया है आइस का एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, मैंने सॉलिड मतलब
आइस लिया है, सो आइस को मुझे लिक्विड दैट इज वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? सिंपली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट? तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा बच्चों? मुझे हीट सप्लाई करना है, दैट मीन्स मुझे क्या करना होगा? इसे हीट करना है सॉलिड को, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। देन अगेन वाटर टू, मुझे यहाँ पे अगर मुझे वाटर से मुझे गैस में या स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे अगेन क्या करना होगा? मुझे हीट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है? उल्टा पॉसिबल है क्या? यस ऑफ कोर्स, द रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। तो गैस टू लिक्विड कब होगा बच्चों? स्टीम टू वाटर कब होगा? जब उसे मैं कूल करूंगी। सेम वे लिक्विड टू सॉलिड या वाटर टू आइस कब होता है? जब मैं रेफ्रिजरेट करूं, उसे फ्रीजर में रखूं। तो फ्रीजर में हो क्या रहा है? कूल ही तो हो रहा है ना, right? So everything is what? Interlinked. As you can see, three states of matter are also interlinked with each other, right? तो आइए देखते हैं अभी each and every states of matter की different characteristic, ठीक है? तो फटाफट करते हैं। सबसे फर्स्ट है solid। तो solid का मतलब क्या होता है बच्चों? Which is having definite shape and volume, राइट? अभी यहाँ पे सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उसे सॉलिड क्यों कहते हैं, या उसको सॉलिड का या डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम क्यों है? अभी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं हमेशा याद रखो, दे आर व्हाट? दे आर अरेंज इन अ वेल ऑर्डरली मैनर। सो ये सपोज मैंने ये पार्टिकल्स लिए हैं सारे सॉलिड्स के, ठीक है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे ये दो एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज over here less, right? The intermolecular distance is less in case of solid. Whereas अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में क्या होता है? ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है? अभी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लेस है तो डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा बच्चों? इंटरमोलिकुलर फोर्स इन केस ऑफ सॉलिड इट विल बी वेरी हाई, ठीक है? तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन है, वो भी तो हाई हो जाएगा, राइट? एंड इसी वजह से दे हैव व्हाट? डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अभी लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड में क्या होगा? जैसे कि मैंने कहा कि इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इट इज slightly higher than the solids, right? It is what? It is slightly higher but not that large, okay? Slightly high but not large, okay? तो intermolecular force of attraction क्या होगा? Intermolecular force of attraction will be what? It will be little less, okay? It will be less. And since the intermolecular force of attraction is less, so they are what? They are not having any definite shape. Liquids, they do not have definite shape. But yes, of course, they have a definite volume. Okay, they have definite volume. ठीक है? आगे बढ़ते हैं अभी गैसियस फेज के लिए। गैसियस में क्या होने वाला है बच्चों? जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो तो और ज्यादा, क्योंकि रैंडमली मूव हो रहे हैं ना गैसियस मॉलिक्यूल्स, क्या कहीं पे भी मूव हो रहे हैं, ठीक है? तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, ठीक है? इट इज लार्ज इन केस ऑफ गैस। अभी ये डिस्टेंस लार्ज है तो डेफिनेटली इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? इट विल बी वेरी लेस। यस और नो? डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगा? इट विल बी वेरी लेस, या तो निग्लिजिबल भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जीरो, ठीक है? ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि बहुत दूर है ना, ठीक है? देन इसी वजह से गैसियस जो सब्सटेंस होते हैं दे डू नॉट हैव एनी डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम। क्लियर? सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, ठीक है? अभी कौन से प्रॉपर्टीज है? अभी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है? सबसे पहला तो है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है बच्चों डेफिनेटली केमिकल प्रॉपर्टी। अभी ये दोनों में क्या डिफरेंस है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो हम देख सकते हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं, राइट? केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन बेस्ड, ठीक है? जो हम मेजर नहीं कर सकते, जो नहीं देख सकते, ठीक है? अभी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या एग्जांपल ले सकती हूँ मैं? कलर हो सकता है, देन यहाँ पे हो सकता है स्टेट, ठीक है? सॉलिड है, लिक्विड है, देन डेंसिटी है, ठीक है? ऑर्डर है, ठीक है? तो ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी में, ओके? सेम वे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब मैं मेजर कर सकती हूँ, उसी को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? सब्सटेंसेस जिसमें कि केमिकल चेंज हो, ओके? जहां पे केमिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है? बट केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल प्रॉपर्टीज में देयर विल बी चेंज ऑफ द सब्सटेंस, ओके? फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिया है बर्निंग
ऑफ मैग्नीशियम वायर। तो जैसे कि मैंने मैग्नीशियम वायर बर्न किया, सो डेफिनेटली कुछ तो केमिकल रिएक्शन होगा, चेंज होगा, राइट। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, रिएक्शन विद एसिड या रिएक्शन विद बेस या एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में, राइट। अभी मेजरमेंट के लिए बच्चों, ये हमने अभी तो देख लिया कि कैसे हम लोग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मेजर कर सकते हैं, राइट। बट मेजरमेंट के लिए हमें चाहिए यूनिट्स भी, क्योंकि रैंडमली तो ऐसे कोई यूनिट हम यूज नहीं कर सकते, राइट। सो मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स, ठीक है। अभी ये यूनिट्स और एसआई यूनिट होते क्या है, तो सबसे पहले तो हमेशा याद रखो कि ये जो यूनिट्स है या एसआई यूनिट्स, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक है, विच वी यूज टू मेजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सली, आर्बिट्रली या एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट्स दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं SI यूनिट्स में अर्लियर दे यूज्ड टू यूज सेंटीमीटर, ठीक है, CGS। सो CGS क्या होता है, सेंटीमीटर, देन ग्राम एंड देन सेकेंड्स, राइट। देन इसके बाद में होता है MKS, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, राइट। तो ऐसे ढेर सारे यूनिट्स है, बट अभी मैं स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स आपको याद रखना है। सबसे पहला है लेंथ, ठीक है, लेंथ। सेकेंड वन इज मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट। सो टोटल 7 आपको यूनिट्स याद रखने हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिफ्थ है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके। और लेंथ हो गया, मास है, देन टाइम लिया है, ओके। टेम्परेचर इज ऑल्सो लेफ्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 7th वाला है टेम्परेचर, ठीक है। अभी इसके यूनिट्स हम लिखते हैं। लेंथ क्या होता है बच्चों, कुछ भी डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है तो यहाँ पे लेंथ का सिंबल हम लिखेंगे L, मास के लिए हम लिखते हैं स्मॉल m, ठीक है। टाइम क्या होता है, स्मॉल t, हमेशा याद रखो स्मॉल t स्टैंड्स फॉर टाइम एंड कैपिटल T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज करते हैं I। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है N, जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स, एंड IV होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर? सो दिस इज द यूनिट्स प्रॉपर्टी, सॉरी। अभी देखते हैं कि इसके यूनिट्स क्या है, तो चलो फटाफट लिखते हैं इसके सबके यूनिट्स। लेंथ हम SI यूनिट में अगर मैं कंसिडर करूं तो लेंथ का यूनिट है मीटर और सिंबल है m। मास के लिए क्या है बच्चों, मास के लिए इट इज किलोग्राम, ठीक है, और सिंबल क्या है kg। टाइम के लिए क्या है यूनिट, टाइम के लिए होता है सेकेंड, और यहाँ पे सिंबल क्या लिखना है, स्मॉल s, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है एम्पियर, और हम लिखते हैं यूनिट, ठीक है, सिंबल क्या लिखते हैं यूनिट का, यहाँ पे होगा A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा बच्चों, इट इज MOLE, और यूनिट होता है MOL, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लिखते हैं कैंडेला, ठीक है, और ये होगा CD। ज्यादा आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में ज्यादा आपको वरी नहीं करना है, क्योंकि कभी कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया है या आगे जाके आपको केमिस्ट्री में ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। बाकी के 6 आपको याद रखने हैं। टेम्परेचर हमेशा याद रखो, हम केल्विन में स्टडी करेंगे, तो केल्विन एंड देन इसका सिंबल क्या होगा बच्चों, कैपिटल K, ठीक है। सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिराइविंग दी अदर यूनिट्स, क्योंकि इसके बाद में हम स्टडी करेंगे डिराइव्ड यूनिट्स भी, ठीक है। तो ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, इसी को यूज करके हम आगे डिराइव यूनिट्स स्टडी करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिराइव्ड यूनिट्स। अभी द वर्ड इटसेल्फ इज डिराइव्ड, मतलब क्या कि यहाँ पे जो बेसिक है उससे ही हम लोग यहाँ पे यूनिट्स को हम डिराइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा सबसे फर्स्ट वन मास, ठीक है, द फर्स्ट वन इज मास, ओके। अभी यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं बच्चों, मास का यूनिट क्या है, मास का यूनिट है kg, राइट। तो ये मैं लिख दूंगी यहाँ पे kg। इसके बाद में है लेंथ, बट लेंथ में भी यहाँ पे मीटर तो है, ठीक है, मीटर तो हमने स्टडी कर दिया, बट इसे हम और कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि पिकोमीटर है, नैनोमीटर है, डेसीमीटर है, राइट। तो ये सारे कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक फटाफट यहाँ पे लिख रही हूँ, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। क्लियर? देन अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का, दिस इज द SI यूनिट, ठीक है। लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, मास का SI यूनिट है यहाँ पे
केजी, ठीक है। इसे मैं ग्राम भी लिख सकती हूँ, बट एसआई यूनिट है केजी। वैसे ही वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है बच्चों मीटर क्यूब, बट यहाँ पे हमेशा याद रखो अगर 1 लीटर दिया है तो 1 लीटर और 1 डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब दोनों एक ही होता है, ठीक है। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब आर इक्वल। सेम वे 1 लीटर को अगर मुझे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1000 मिलीलीटर, एंड वैसे ही डीएम क्यूब को मुझे सेंटीमीटर में क्यूब कन्वर्ट करना है तो ये लिखेंगे हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और जैसे 1 लीटर और 1 डीएम क्यूब इक्वल है, वैसे ही 1 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और एक यूनिट को डिराइव करते हैं जो कि है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मैंने कहा एसआई यूनिट फॉर मास क्या है? केजी। वॉल्यूम के लिए एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। तो इसका यूनिट क्या बन गया? केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर? सेम वे टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट क्या है? टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट है केल्विन, राइट। बट केल्विन को भी मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ। केल्विन क्या है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर सपोज क्वेश्चन में, क्योंकि आगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं न्यूमेरिकल्स कवर करने वाली हूँ फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, ठीक है, तो वहां पे आपको ये सारे के सारे कन्वर्शन बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर का? केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो फॉर्मूला क्या है? केल्विन को डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसे 273.15 ऐड करना है। तो सिंपली क्या करोगे आप? 25 डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर दिया तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज 298.15, ये होगा केल्विन में, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली कन्वर्ट। देयर इज वन मोर फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट के लिए। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सेम वे 25 डिग्री सेल्सियस मतलब हाउ मेनी फ़ारेनहाइट्स? तो यहाँ पे दिस इज 25 plus 32. So after calculating, you will get the final answer in Fahrenheit. Clear? So this is how you are going to understand and solve the basic concepts. तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। Laws of chemical combination, very very important topic. So let us try to understand each and every law in detail with examples. ठीक है? So law of chemical combination में सबसे first law हम लोग लेते हैं। सबसे first law है बच्चों law of कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अभी यहां पे एज पर दिस लॉ इट सेज दैट मास इट कैन बी नीदर क्रिएटेड, ओके, मास नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास को ना ही मैं क्रिएट कर सकती हूं ना ही मैं डिस्ट्रॉय कर सकती हूं, राइट। इसका मतलब टोटल मास जो होता है ना, टोटल मास पूरे रिएक्शन में, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का जो मास है वही तो होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट हमेशा याद रखो ये इक्वल ही होगा, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लेट अस टेक वन सिंपल एग्जांपल। सपोज वाटर, सो H2 प्लस O2, दिस विल गिव अस H2O, ठीक है। सो बैलेंस करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे डालेंगे हाफ O2, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? दिस एंड दिस टू कैंसिल, तो ये ऑक्सीजन है दैट इज 16। सो टोटल रिएक्टेंट में कितने हैं? व्हाट इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट? इट इज 18, राइट। एंड प्रोडक्ट का मास क्या है बच्चों? H2O का मास कितना होता है? 18। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो यही तो हमारा लॉ से कहता है, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, इट इज व्हाट? मास नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मास हमेशा सेम रहेगा ऑन रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अगर मैं फिर से यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मास ऑफ द प्रोडक्ट इट इज व्हाट? इट इज ऑलवेज सेम। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज नाउ लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी एज पर दिस लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन इट सेज दैट कंपाउंड्स ऑलवेज हैज फिक्स्ड रेशियो। ये क्या कहता है कि कंपाउंड जो है, ठीक है, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम proportion of elements by weight irrespective, okay, this is very important, irrespective of
द सोर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये पार्ट में मैं पूरा थ्योरेटिकल एंड फॉर्मूला शीट एक्सप्लेन कर रही हूं। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी कवरिंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑल दीज टॉपिक्स, सो कीप वॉचिंग बोथ द वीडियोस टिल द एंड। ओके, तो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया है एक एग्जांपल NaCl का। ठीक है, तो एक NaCl है, तो NaCl नो मैटर कहां से मिल रहा है मुझे, ठीक है, सी वाटर से है या कहीं से भी, ये NaCl जो है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि इसका सोर्स क्या है, बट हमेशा NaCl में मास ऑफ Na, ठीक है, एंड मास ऑफ Cl, अगर मैं रेशियो निकालू मास ऑफ Na और मास ऑफ Cl, ये हमेशा सेम ही रहेगा ना। NaCl का मतलब क्या, एक Na और एक Cl ही रहने वाला है, नो मैटर मुझे कहां से मिल रहा है वो, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया है वाटर, ठीक है, H2O। सो H2O का इसका रेशियो अगर मुझे निकालना है तो द रेशियो इज व्हाट, दिस इज 1:8, मतलब हाइड्रोजन का कितना है 1 और एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो 1:8 बाय दिस इज अ रेशियो, राइट। सो नाउ दैट मीन्स 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हमेशा रहने वाला है। तो ये 1:8 कहां से आया, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन का कितना है 16, तो इसको अगर मैंने डिवाइड किया तो ये 1:8 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है कि ये वाटर बच्चों आपके नॉर्मल वाटर बॉटल से पानी आपने लिया हो या टैप वाटर से आपने पानी लिया हो, ठीक है, या तो रेन वाटर से पानी है या सी वाटर से पानी है, मतलब कहीं से भी आप पानी ले लो, नो मैटर क्या सोर्स है, पानी का क्या होने वाला है, फॉर्मूला H2O ही है, उसका रेशियो बाय मास क्या होने वाला है 1:8 ही होने वाला है, राइट। सो दिस इज बेसिकली व्हाट लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ अगेन सपोज 2 एलिमेंट्स लिया है मैंने, ठीक है, व्हेन 2 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट A है और एक एलिमेंट B है, ठीक है। सो A एंड B इफ दे फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, तो अगर ये A और B एक से ज्यादा कंपाउंड अगर फॉर्म कर रहा है तो हमेशा याद रखो कि मास ऑफ एलिमेंट B जो एलिमेंट A के साथ में कंबाइन हो रहा है वो हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होगा। अब इसका मतलब क्या है, लेट मी टेक वन सिंपल एग्जांपल। सपोज यहां पे मैंने लिया है 2 एलिमेंट्स, एक तो है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। सो मुझे पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन ये कंबाइन होके मुझे 2 कंपाउंड्स मिल सकता है, एक तो है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट इन द रेशियो 1:1, दिस इज प्रेजेंट इन द रेशियो 1:2। तो कार्बन तो सेम ही है, सेम एलिमेंट है, बट ऑक्सीजन इट इज प्रेजेंट इन द रेशियो 1:2, यस और नो, ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं जिसमें कि एक एलिमेंट को हमने सेम ही रखा है, ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट है जो कंबाइन हो रहा है वो किस में प्रेजेंट रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा सिंपल होल नंबर रेशियो में। क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट लॉ विच इज द गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। दिस इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अभी ये लॉ के अकॉर्डिंगली हमेशा याद रखो बच्चों, गैसेस दे कंबाइन इन सिंपल वॉल्यूम रेशियोज, ठीक है, हमेशा याद रखो कि जो गैसेस होते हैं वो सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया है 2H2, ठीक है, प्लस O2 एंड इट कंबाइंस टू गिव 2H2O इन द गैसियस फेज। तो यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे कितने वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 वॉल्यूम। कैसे पता चलेगा, जो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ये जो नंबर, इसी को हम लिखेंगे 2 वॉल्यूम। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब 1 वॉल्यूम, ठीक है। H2O का मतलब यहाँ पे कितनी वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। क्लियर। सो बेसिकली ये रिएक्शन में जब मैं हाइड्रोजन 2 ले रही हूं तो मुझे ऑक्सीजन कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, एंड प्रोडक्ट में मुझे वाटर कितना वॉल्यूम मिल रहा है, 2 वॉल्यूम। क्लियर। सेम वे और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया है N2 देन 3H2 देन आई एम गेटिंग 2NH3। तो सेम इसी तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम है 1, इसका वॉल्यूम है 3 और ये है 2। इसका मतलब अगर मैं 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लूं तो मुझे हाइड्रोजन कितना लगेगा, 3 वॉल्यूम, एंड प्रोडक्ट में मुझे कितने वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मिलेगा, 2 वॉल्यूम। क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। अभी ये एवोगैड्रो लॉ क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखो कि इट सेज दैट इक्वल वॉल्यूम्स
of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules. Now what do you mean by this thing? अभी यहां पे क्या बोला है कि अगर मैंने इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस लिया है जो कि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब अभी यहां पे मैंने लिया है सपोज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O2, दिस विल गिव मी H2O, ठीक है, दिस इज हाफ H2। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लग रहा है, यहाँ पे आई कैन से दैट हियर इट इज 1, आई नीड हाफ एंड देन यहाँ पे 1 मिल रहा है, राइट। या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है, ये 1 है और ये 2, सो इट इज 1 एंड द सेम थिंग, राइट। नाउ अगर 1 वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स है, 1 वॉल्यूम का मतलब इट कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स, सो 2n वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इट विल बी 2 into n, राइट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको समझना है बच्चों कि जितना आपको वॉल्यूम लेना है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मल्टीप्लाई करने हैं। सो बेसिकली इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, इक्वल मॉलिक्यूल्स, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एंटायर चैप्टर। सो अभी देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने क्या कहा था कि मैटर जो है बच्चों, हमेशा याद रखो, मैटर इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स। डाल्टन ने क्या कहा है कि मैटर इट कंटेन्स इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड एज एटम्स, राइट। सेकंड पोस्टुलेट क्या दिया गया है बाय डाल्टन, इट सेज दैट आइडेंटिकल ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट दे आर व्हाट आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब जो एटम्स होते हैं ऑफ सेम एलिमेंट के, ठीक है, दे आर व्हाट, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट, राइट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डाल्टन ने क्या कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, दे आर व्हाट, दे आर डिफरेंट, they are having different properties. Then the next one is again Dalton, he said that chemical reactions basically क्या होता है, it is a reorganization, chemical reactions are nothing but reorganization of atoms, ठीक है। so basically अगर मैं reactions कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, rearrangement of atoms ही हो रहा है, right, ठीक है। so all these postulates were given by Dalton, but yes of course जब भी कोई theory हम study करते हैं तो limitations भी होती है, yes or no। so इसमें limitation क्या है कि आगे according to modern atomic theory it was proved that matter it is what, it is not indivisible, it can be divided into subatomic particles like protons, electrons, neutrons, right। then atoms of the given element they are identical, ऐसे कहा गया है। but अगर isotopes में कंसिडर करूं तो isotopes तो डिफरेंट होते हैं, राइट, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। atoms of different elements are different, but no, अगर मैं isobars की बात करूं तो atoms of different elements they can have what similar properties। तो कुछ postulates इसमें से गलत ठहराए गए थे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। सो दिस वाज द ब्रीफ अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेट अस नाउ प्रोसीड अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। Now let us proceed ahead with the next topic, that is atomic mass. Atomic mass क्या होता है बच्चों, it is the mass of one atom of an element, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक मास को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज AMU। अभी यहाँ पे फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है 1 AMU का, तो 1 AMU क्या होता है, इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 दैट इज कार्बन 12, तो कार्बन के जो आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं उसमें से C12 का हमें लेना है मास डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिलने वाला है ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 एटम, तो यहाँ पे मैं ले सकती हूँ 1.9926, ठीक है, इंटू 10 to the power -23। तो ये सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस कैलकुलेशन, हमेशा याद रखो ये कोई आपको पूछने नहीं वाला है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद में एक वैल्यू मिलता है हमें जो कि है 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। तो 1 AMU क्या होता है बच्चों, इट इज 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिफाइड मास, ठीक है, यूनिफाइड मास, या तो हम लोग इसे DA दैट इज डाल्टन, ओके, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एवरेज एटॉमिक मास।
सबसे पहले तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके बाद में एक एक न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, फ्यू एग्जांपल्स। ओके, सो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? सो बेसिकली अगर मेरे पास में टू डिफरेंट आइसोटोप्स है, सपोज मैंने लिया है क्लोरीन, ठीक है, सो क्लोरीन 35 होता है एंड क्लोरीन 37 होता है, ठीक है, और ये क्लोरीन इट ऑकर्स इन द रेशियो सपोज 3:1, या तो परसेंटेज भी दिया रहेगा। तो अगर आपको किसी ने पूछा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का ढूंढने, तो क्या करना है यहाँ पे? क्लोरीन 35 का, यहाँ पे 35 इज व्हाट इज, दिस इज द मास नंबर, सो 35 प्लस 35, ओके, दिस आई एम गोइंग टू add 35 plus 35 plus 35, मतलब 3 times, because chlorine 35 it occurs in the ratio 3 and plus क्लोरीन 37 का कितना है? 37, एंड ये पूरा डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 है, सो ये टोटल 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 35.5। तो जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास दिया है क्लोरीन का, जो कि है 35.5, वो कहां से आया है? वो एवरेज एटॉमिक मास है बच्चों, हमेशा याद रखो, जो भी एटॉमिक मासेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया है, वो सारे के सारे एवरेज एटॉमिक मास होते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करना है? सिंपली जितने भी आइसोटोप्स है सबको आपको क्या करना है? एड अप करना है, ठीक है। सपोज अभी रेशियो की जगह पे परसेंटेज दिया है, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का परसेंटेज हमें दिया है, दिस इज 75% एंड दिस इज 25। अभी ये परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि नेचर में क्लोरीन 35 ये इतना परसेंट में पाया जाता है एंड क्लोरीन 37 ये परसेंट में, ठीक है। तो इसका एवरेज कैसे निकालना है? तो जो भी परसेंटेज है उसको आपको ये एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, प्लस परसेंटेज इंटू 37, एंड टोटल अभी क्या होगा? ये परसेंटेज में है ना, तो डिवाइडेड बाय 100, सो वट एवर आंसर यू गेट दैट इज नथिंग बट एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू द एटॉमिक मास। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अभी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों? एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ वन एटम। सो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इट इज द सम ऑफ all the average atomic masses of atoms in a molecule, okay? इसका मतलब एक मॉलिक्यूल हमने लिया है, ठीक है, यू कैन टेक एनी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं H2O। तो अगर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इसका मॉलिक्यूलर मास ढूंढो, तो सबसे पहले तो क्या करना है? हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है? 2, सो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1 इंटू 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16। सो अगर मैं टोटल ऐड करूं तो ये बन गया 18। तो 18 क्या है? इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ओके, एंड द यूनिट इज व्हाट? इट इज यू। अंडरस्टूड? लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज यहां पे हमने लिया है और एक एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास के लिए, लेट अस टेक CH3COOH, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसिटिक एसिड। तो अगर आपको किसी ने पूछा इसका मॉलिक्यूलर मास ढूंढो, तो सबसे पहले तो कितने कार्बन है? 1 and 1, 2 कार्बन, एंड एक कार्बन का होता है 12, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 4, एक हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16। तो 2 इंटू 12 24 प्लस 4 प्लस 32, तो ये फाइनली कितना आएगा? 28 प्लस 32 इज हाउ मच? दिस इज इक्वल टू 60। क्लियर? सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60 U, ठीक है। U इज नथिंग बट एटॉमिक मास यूनिट, या तो यूनिफाइड मास भी हम कहते हैं इसे। क्लियर? ओके, नाउ इसके बाद में और एक कंसेप्ट है बच्चों, जो कि है फॉर्मूला मास। अभी फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। फॉर्मूला मास हम कब यूज करते हैं? फॉर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड का अगर मुझे मास ढूंढना है, उसी को हम कहते हैं फॉर्मूला मास। फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड कौन से है? NaCl, तो NaCl है आयोनिक कंपाउंड, तो इसका अगर मुझे मास ढूंढना है, ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे? Na इज हाउ मच? एक Na है, तो Na का एटॉमिक मास है 23, प्लस Cl का कितना है? अभी हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला था 35.5 इज इक्वल टू 58.5 U। तो ये सेम है, मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है, बट जैसे कि मैंने कहा आयोनिक कंपाउंड का हम मास ढूंढ रहे हैं, तो इसका नाम क्या होगा? फॉर्मूला मास। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव, बट बिफोर दिस लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फॉर फॉर्मूला मास। सपोज यहाँ पे दिया है CuSO4 एंड देन 5H2O। सो मेनी अ टाइम्स फॉर्मूला नहीं दिया रहेगा, बट नेम दिया रहेगा, तो नेमिंग क्या होगा? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अभी हाइड्रेटेड का मतलब ही क्या होता है? कि वाटर रहेगा उसमें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए CuSO4 प्लस 5H2O। तो इसका एटॉमिक मास मुझे ढूंढना है, तो सबसे पहले कॉपर का कितना है? 63.5,
जैसे कि मैंने कहा सारे एटॉमिक मासेस ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया रहेगा, ठीक है। सल्फर इज हाउ मच, इट इज 32 प्लस 4 इंटू 16, तो ये हो गया कॉपर सल्फेट, एंड देन 5 इंटू H2O का कितना होता है, मुझे लगता है अब तक आपको पता हो जाना चाहिए कि H2O का 18 होता है, क्योंकि ये 16 है और ये 2 इंटू 1 2, सो 2 प्लस 16 18, ठीक है। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग एंड आफ्टर एडिंग अप यू विल बी गेटिंग द आंसर, दिस इज 63.5 प्लस 32 प्लस 64 plus this is 90, so adding all this you will be getting 249.5 U. So this is the final answer for formula mass for hydrated copper sulfate, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज मोल कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमेशा याद रखो बच्चों, मोल कंसेप्ट जब भी हम स्टडी करते हैं, हम या तो मास के फॉर्म में स्टडी करेंगे और वॉल्यूम के फॉर्म में, सो देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। अभी यहां पे हमेशा याद रखो, वन मोल इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। सो बेसिकली मोल क्या होता है बच्चों, मोल इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। मोल क्या होता है, एक नंबर होता है, एंड उसी नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ये कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एंड वो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। क्यों पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स का मतलब क्या है, या तो ये एटम्स हो सकते हैं, या तो ये मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में से एक कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा एटम्स ही हो, हमेशा मॉलिक्यूल्स ही हो, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन, मतलब जो क्वेश्चन में मास दिया है ना, उसी को आपको लिखना है अपॉन मोलार मास, एंड मोलार मास इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंसेप्ट, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, क्लियर। सो नाउ बेसिकली मोलार मास में हमेशा याद रखो बच्चों, मोलार मास और एटॉमिक मास में डिफरेंस क्या है। अभी यहां पे सपोज मैंने लिखा है ऑक्सीजन का, दिस इज एटॉमिक मास एंड दिस इज मोलार मास, ठीक है। यहां पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं मैं, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, ठीक है, दिस इज व्हाट 16 AMU। अब ये 16 कहां से आया है बच्चों, 16 मतलब ये 8 इसके पास में प्रोटॉन है, 8 क्या है, 8 न्यूट्रॉन है एंड 8 इलेक्ट्रॉन है, यस और नो, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बहुत ही कम है, सो वी कैन जस्ट निग्लेक्ट इट, एंड फाइनली व्हाट वी आर लेफ्ट विद 8, ओके, एंड देन your 8 plus 8 is nothing but here I can write down 8 into mass of proton plus 8 into mass of neutron. So 8 plus 8 is 16, and then mass of proton or mass of neutron is nothing but basically it is 1.66 into 10 to the power minus 24, जो कि है AMU. So इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 16 AMU. So सिंपल सा ट्रिक है, किसी भी चीज का आपको एटॉमिक मास लिखना है तो उसके एटॉमिक नंबर से 2 बार आप उसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 बार ऐड करो, आई मीन, क्योंकि एक तो होगा प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन, क्योंकि दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे मुझे कैंसिल करना है। तो ये जस्ट शॉर्ट ट्रिक में बता रही हूँ आपको, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जैसे मैंने कहा ये 1 शॉट है, तो 1 शॉट में सिर्फ क्विक रिवीजन में करा रही हूँ। स्टिल आपको अगर कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो बेस्ड ऑन द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। कमिंग टू मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों, 16 ही होगा, बट ये क्या होगा 16 ग्राम। तो इसमें फर्क क्या है, एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, मोलार मास क्या है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विच इज 16 ग्राम। सो फर्क क्या है, यूनिट में, AMU की जगह पे आपको ग्राम लिखना है, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने लिया है या आपको एग्जाम में पूछा गया है नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास बच्चों, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अभी कैसे ढूंढना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन होगा, सो एटॉमिक मास क्या होगा 14, ठीक है, एंड 14 AMU। वेराज यहाँ पे मोलार मास अगर आपको पूछा है नाइट्रोजन का, तो मोलार मास कितना होगा 14 ही होगा, बट ये होगा ग्राम में, क्लियर। लेट अस टेक वन मोर, सल्फर का अगर आपको पूछा गया है तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज व्हाट, इट इज इक्वल टू 32, कहां से आया 16 है एटॉमिक नंबर, सो 16 प्लस 16 32, ठीक है। और यहाँ पे मोलार मास क्या होगा बच्चों, मोलार मास इज इक्वल टू 32 ग्राम, ये हो गया आपका AMU और दूसरा है ग्राम, क्लियर। सो दिस इज द एंटायर थिंग। नाउ गोइंग बैक टू द टॉपिक मोल कंसेप्ट, जो जैसे कि मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने देखा है, ठीक है, मोलार मास का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मोलार मास एंड एटॉमिक मास, ये भी हमने देख लिया। तो बेसिकली मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है कि अगर मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करना है।
तो फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वॉल्यूम अगर मुझे दिया है तो कंसेप्ट क्या होगा। तो आइए देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलार वॉल्यूम। ठीक है, अभी ये वॉल्यूम गिवन क्या होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। ठीक है, और मोलार वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, ओके, वॉल्यूम occupied by 1 mole of a gas at STP. ओके, सो बेसिकली इसका वैल्यू कितना होगा, 22.4 dm3। ठीक है, हाउ मच इट इज, 22.4 dm3। क्लियर, सो सिंपली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 dm3 करना है आपको। ओके, सो दिस इज द एंटायर थिंग रिलेटेड टू मोल कंसेप्ट। और जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है पार्ट 1 में, पार्ट 2 टोटली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स रहेगा। सो कीप वॉचिंग बोथ द वीडियोस टिल द एंड, क्योंकि एंड में एक सुपर ट्रिक एंड क्विक रिवीजन प्लस फॉर्मूला शीट भी मैं शेयर करने वाली हूँ। सो लेट अस प्रोसीड अहेड नाउ। तो ये पूरे कंसेप्ट में हमने क्या क्या देखा है, क्विकली वी विल रिवाइज एंड देन लास्ट में वी विल हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूला शीट। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था स्टडी ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है, इसके बाद में हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ मैटर क्या है, राइट। तो मैटर के बाद में हमने देखा होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, देन एलिमेंट्स क्या क्या है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं हम, देन सॉलिड के और लिक्विड गैसियस का कैरेक्टरिस्टिक, देन वी स्टडीड एसआई यूनिट्स, राइट, डिराइव्ड यूनिट्स। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने किया है, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मास, मल्टीपल डेफिनाइट प्रोपोर्शन। So all these are very important from a numerical point of view. So you can take a screenshot, whichever you like or whichever trick you like, you can quickly take a screenshot of this. Okay. And then we are going to proceed with the numericals in the next video. But before that, let me share you now the formula sheet. What is the formula sheet? तो फटाफट screenshot ले लो। पूरे चैप्टर को मैंने समराइज किया है। तो यहाँ पे मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर मोल कंसेप्ट दिया है, मेजरमेंट्स, एवरीथिंग इज देयर ऑन दिस सिंगल पेज, राइट। सो ये लास्ट मिनट रिवीजन या एग्जाम के 5 मिनट्स पहले भी अगर आप जस्ट गो थ्रू करोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स, ये था एक सुपर क्रिस्प 1 शॉट रिवीजन ऑफ थ्योरी पार्ट। अब अगली वीडियो में हम करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स विद ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, सो डोंट मिस दैट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और हाँ, इस वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना मत भूलना। सो फॉलो फॉर मोर केमिस्ट्री की पूजा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।